अब खबर आगरा से है। वहां पर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। शाहगंज के चौकी सराय ख्वाजा में बीती रात सड़क पर कुछ युवकों ने लेबर के साथ, मजदूर के साथ मारपीट की। बताया यह जा रहा है कि दुकान पर बैठे कुछ युवक लेबर से उलझ गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। ये देखिए आप। दुकान पर बैठे युवकों ने लेबर के साथ मारपीट की है। सड़क पर मारपीट का ये लाइव वीडियो सामने आया है आगरा से। लोडिंग ऑटो लेबर से उलझे हैं कुछ युवक। दुकान पर बैठे युवकों ने लेबर के साथ मारपीट की है। इस वीडियो में यह देखा जा रहा है कि कुछ लोग उलझ रहे हैं एक व्यक्ति से। आगरा का वीडियो। और अब एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर एक बस का ड्राइवर खस्ता हाल बस को हेलमेट लगाकर चलाता दिखा। ड्राइवर का यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया यह जा रहा है कि बस शामली से दिल्ली जा रही थी और इसमें 14 यात्री सवार थे। जानकारी यह भी मिली है कि बारिश में बस की छतें टपकती हैं और इसी कारण ड्राइवर हेलमेट लगाकर निकला। ये देखिए आप, शामली से दिल्ली बागपत का बताया जा रहा है। साफ इसमें ड्राइवर हेलमेट पहना देखा जा सकता है। हमारे संवाददाता राजीव पंडित और ज्यादा जानकारी देंगे इस खबर पर हमें। राजीव, ये वीडियो कब का है और क्या आपकी बात हो पाई है परिवहन विभाग के अधिकारियों से या कर्मचारियों से या इस ड्राइवर से? कैसा क्या हुआ? देखिए, ये वीडियो कल का है। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर ये बस जो है शामली से और लोनी जा रही थी। कल चूंकि बारिश आ रही थी तो ये बस जो है काफी जर्जर हालत में थी और ये टपक रही थी। सामने से शीशा न होने के कारण ड्राइवर को सीधी लग रही थी, इसलिए उसने हेलमेट लगा लिया ताकि बारिश का पानी उसमें ना लग सके और बस अनियंत्रित ना हो सके। इससे बचने के लिए ये काफी जोखिम भरा कार्य था जो कल ड्राइवर ने किया है और यात्रियों की जान खतरे में डाली है। बस में करीब 15 से 16 सवारियां मौजूद थी। इस संबंध में हमारी बात अधिकारियों से नहीं हो चुकी है, चूंकि ये लोनी डिपो का मामला है। लोनी डिपो गाजियाबाद में पड़ता है। हालांकि एहतियात के तौर पे बड़ौद डीपीओ के जो ARM है उन्होंने बैठक बुलाई है। उस सभी बसों की मरम्मत करने के निर्देश इस फोटो तस्वीर के आने के बाद दे दिए हैं। जी, लेकिन ये वाकई बिल्कुल आपने ठीक कहा राजीव कि इसमें यात्रियों की जान सांसत में पड़ी हुई रहेगी और खतरे से बाहर निकले हैं यात्री। और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि सामने का शीशा आप बता रहे नहीं था और बस की छत भी टपक रही थी। तो इस पर जवाबदेही बनती है परिवहन विभाग के अधिकारियों की। जी, इसमें पूरी जवाबदेही बनती है और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो मरम्मत के नाम पर लाखों रुपया जो आता है और उसमें मरम्मत कार्य में लगता नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजीव पंडित। तो जवाबदेही बनती है परिवहन विभाग के अधिकारियों की। और इसी खस्ता हाल बस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके अखिलेश यादव लिखते हैं कि बिना शीशे की जानलेवा बस को चलाने की अनुमति किसने दी? उत्तर प्रदेश परिवहन की इस बदहाली के लिए क्या बोलें? थैंक यू का कोई विलोम होता है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज प्रदेश में कई जगहों से मुठभेड़ की खबर है। यहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ गोलियां चली हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। सबसे पहली तस्वीर मथुरा की है। थाना बलदेव क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों में देर रात एनकाउंटर हुआ और इसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को पकड़ने में पुलिस कामयाब हुई है। दूसरी तस्वीर प्रयागराज की है। यहां पर चेकिंग के दौरान 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए और एक सिपाही को भी गोली लगी है। इसका इलाज SRN अस्पताल में चल रहा है। तीसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर है बुलंदशहर की। यहां पर कोतवाली नगर में बाइक सवार 2 बदमाशों से पुलिस का सामना हुआ। 25,000 के इनामी तस्लीम को गोली लगी, उसका साथी फरार हो गया। और चौथी तस्वीर गाजियाबाद की है। पुलिस की गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश यहां पर घायल हुआ। और एक बड़ी खबर, बरेली में RSS और भाजपा नेताओं पर दर्ज रिपोर्ट खारिज हो गई है। बैकफुट पर आई है बरेली पुलिस और 24 घंटे के भीतर इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया है। संघ के जिला प्रचारक आर्येंद्र को बंधक बनाकर 8 पुलिसकर्मियों की बेरहमी से पिटाई की गई थी और एनकाउंटर की धमकी दी गई थी। नाराज संघ और भाजपा नेताओं ने सुभाष नगर स्थित करगहना पुलिस चौकी का घेराव भी किया था और अब रिपोर्ट खारिज हो गई है। बैकफुट पर आ गई पुलिस।
बरेली में आरएसएस और भाजपा नेताओं पर दर्ज रिपोर्ट खारिज। अब खबर अमेठी से है। यहां पर बिजली विभाग की लापरवाही एक जिंदगी पर भारी पड़ गई। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से 20 साल के युवक की दर्दनाक मौत हो गई। गौरीगंज इलाके के नगरवा का यह सारा मामला है। यहां पर हाई टेंशन वायर जमीन से मात्र 4 फीट की दूरी से गुजर रहा है। युवक की मौत के बाद परिवार में मातम है। लोगों का आरोप है कि इस बारे में बिजली विभाग से कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और विभाग की लापरवाही की भेंट एक जिंदगी कर गई। बहुत अफसोसनाक अमेठी से खबर। हाई टेंशन वायर की चपेट में आने से एक युवक की जान चली गई। अगली खबर मुरादाबाद से है। यहां पर हादसे के बाद हंगामा हो गया और गुस्साए लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया। दरअसल मुरादाबाद के थाना पाकबाड़ा के लोधीपुर राजपूत दिल्ली लखनऊ मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर ने एक राजमिस्त्री को रौंद डाला। डंपर के रौंदने से हरिओम नाम के राजमिस्त्री की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने डंपर के ड्राइवर को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को भीड़ के गुस्से से बचाया, लेकिन नाराज लोगों ने हाईवे को जाम कर दिया और गुस्साई भीड़ ने हाईवे को कई घंटों तक जाम रखा। बाद में एसपी सिटी भारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया जा सका। अगली खबर चित्रकूट से है। जानवरों की चोरी करने वाले 3 लोगों ने देर रात एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी। तीनों हत्यारे वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और हत्यारों की तलाश में जुट गई। मृतक सुरेश सोनकर अपने परिवार के साथ करवी कोतवाली के सीतापुर चौकी अंतर्गत कटरा गुदर गांव में रहते थे। 3 दिन पहले मृतक सुरेश के सुअर की चोरी हो गई थी और इसका आरोप उन्होंने अपने समाज के ही 3 लोगों पर लगाया था। इसी बात से नाराज तीनों आरोपियों ने सुरेश की हत्या कर दी। हापुड़ में नवीन की हत्या मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी और मां के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने तीनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 25 जून को गोयना गांव के जंगल में नवीन का शव मिला था। जांच में पता चला है कि मृतक की पत्नी का गांव के ही शख्स के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसका पता नवीन को भी था। शराब के नशे में नवीन अक्सर पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट करता था और इससे परेशान होकर उसकी पत्नी ने हत्या की साजिश रची थी। अगली खबर बस्ती से। गैस रिफिलिंग के चलते वैन में वहां पर आग लग गई और देखते ही देखते वैन धू-धू करके जलने लगी। आग लगने से बाजार में अफरा तफरी की स्थिति हो गई। आग के कारण दुकान का कुछ हिस्सा भी जल गया। हालांकि थोड़ी देर के बाद आग पर काबू पा लिया गया। ये देखिए आपका गैस रिफिलिंग करते वक्त इस वैन में आग लगी, धू-धू करके वैन जली। गैस रिफिलिंग के दौरान ये घटना हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें बस्ती से। इधर अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी का तलवार से केक काटते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। धर्मवीर सिंह के जन्मदिन के मौके पर उनके साथी कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर पहुंचकर जन्मदिन की बधाई दी। इस दौरान केक को काटने के लिए जिलाध्यक्ष ने तलवार का इस्तेमाल किया। तलवार से केक काटने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। जिलाध्यक्ष धर्मवीर सिंह लोधी का पूर्व में भी एक वीडियो वायरल हो चुका है। इसमें वो थाने के अंदर एक दरोगा को गर्मी निकाल देने की धमकी दे रहे थे। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारा इतिहास रहा है, तलवारों पर इतिहास लिखा हुआ है। मेरे साथी मेरा जन्मदिन मनाने के लिए घर आए और उन्होंने उपहार में तलवार दी और उसी तलवार से मैंने केक काटा। हमारा इतिहास रहा है कि तलवारों पर इतिहास लिखा हुआ है और मेरे युवा साथी रात को 12 बजे मेरा जन्मदिन मनाने मेरे घर आए, केक लेकर आए, तलवार लेकर गिफ्ट में उन्होंने उपहार दिया और उसी तलवार से मैंने केक काटकर अपना जन्मदिन अपने युवा साथियों के साथ। धर्मवीर सिंह भारती जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष है। पूरी प्रसन्नता के साथ, विश्वास के साथ बता रहे हैं कि उन्होंने तलवार से केक काटा। आगे बढ़ते हैं। सिद्धार्थनगर जिले में वायरल फीवर के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। मेडिकल कॉलेज सहित जिले के दूसरे अस्पतालों में इन मरीजों की बड़ी तादाद सामने आ रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीके अग्रवाल ने बताया कि बारिश न होने और मौसम में बदलाव की वजह से इस तरह के वायरल का अटैक होता है। इन बीमारियों से बचाव के लिए लोगों को चाहिए कि वे साफ पानी का प्रयोग करें, साथ ही धूप से बचने की पूरी कोशिश करें।
और खुले में रखी हुई चीज़ों को न खाएं। साहब ने खुद ही कहा कि ये जो अभी मौसम चल रहा है, प्राय हर साल जुलाई से लेकर सितंबर तक वायरल फीवर का प्रकोप चलता है। अभी भी थोड़ा प्रकोप बढ़ा है, लेकिन अभी बहुत इस तरह से चिंताजनक स्थिति में नहीं है कोई। तो हमने सभी की मीटिंग बुलाई है और 4 दिन पहले भी हमने सभी इंचार्ज की मीटिंग किया था और इसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। जनपद के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कर दी गई है और जाँच की सुविधा भी सभी जगह उपलब्ध है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान कर दिया है और इस पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहते हुए गरीबों की आवाज हमेशा उठाई और साथ साथ उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव पर भी उम्मीद जताई है कि द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में अन्य लोग भी वोट करेंगे। जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, तो उससे पहले अगर हम कहें उपराष्ट्रपति के लिए भी एनडीए ने कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक है। ब्रजेश जी, 18 जुलाई को राष्ट्रपति के लिए चुनाव है, तो एनडीए ने अब उपराष्ट्रपति के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया है। देखिए, आदरणीय जगदीप धनखड़ जी देश में उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार राजग द्वारा बनाए गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एक ऐसे व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने मैदान में उतारा है जो वास्तव में पश्चिम बंगाल से लेकर के पूरे देश में दबे कुछ लोगों की आवाज़ उठाने के लिए जाने जाते हैं। राज्यपाल जैसे अति महत्वपूर्ण पद पर रहने के बावजूद उन्होंने पश्चिम बंगाल में जैसे दबे कुचले लोगों की आवाज़ को लगातार उठाने का काम किया, जो पीड़ित लोग थे उनकी मदद करने का काम किया। वास्तव में पूरे देश के लोगों ने इसको बहुत सराहा है। बहुत बहुत अभिनंदन और आभार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्त किया है। 18 जुलाई को जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव होगा, कल ट्रेनिंग भी हुई है, द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में आपको लग रहा है कि शिवपाल यादव, राजा भैया के अलावा और भी विपक्ष के कुछ विधायक वोट करेंगे? आदरणीय बहन द्रौपदी मुर्मू जी के समर्थन में सभी जनप्रतिनिधि चाहते हैं कि एक तरफा वोट उन्हें मिले और मैं कह सकता हूं कि ऐतिहासिक मतों से बहन जी जीत करके द्रौपदी मुर्मू जी जाने वाली है। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह से कल प्रधानमंत्री ने कहा कि रेवड़ियां बांटना ठीक नहीं है, उसको लेकर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल कि जिस ढंग से सरकारी संसाधनों को हम इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा करके लोगों को सुविधा दे सकते हैं, रोजगार के संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं और जिस ढंग से रेवड़ी बांटने का चलन है, उससे लोगों के मन में एक ऐसी धारणा पैदा होती है कि हमें कोई काम नहीं करना है, जो कि उचित नहीं है और देश के लोगों ने इस बात को स्वीकारा है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का। साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि जिस तरह से चाहे जगदीप धनखड़ हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू हो, कहीं ना कहीं एनडीए ने जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, उन्होंने राज्यपाल रहते हुए भी जो गरीब वर्ग है उसके लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाई है और द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार है, उनका साफ तौर पर मानना है कि तमाम सारे एनडीए के तो जो विधायक है वो वोट करेंगे, लेकिन अन्य जो विधायक हैं उन्हें उम्मीद है कि वो भी जरूर द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट करेंगे। कैमरा जितिन के साथ अनवर शुक्ला पे गंगा लखनऊ। तो जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि देश को जगदीप धनखड़ के अनुभव से बहुत फायदा होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि राजा भैया और ओपी राजभर के बाद कुछ और लोग अंतरात्मा की आवाज पर हमारे साथ आएंगे। केशव जी, ये जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं और अब एनडीए ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया है। ये तो पूरा देश स्वागत कर रहा है, मैं भी स्वागत कर रहा हूँ और बधाई भी दे रहा हूँ आदरणीय जगदीप धनखड़ जी को, जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने संसदीय बोर्ड के साथ परामर्श करके और अपने जो हमारे एनडीए के जो साथी दल हैं उनसे चर्चा करके घोषणा की है। एक किसान के घर में पैदा हुए श्री जगदीप धनखड़ जी देश के उपराष्ट्रपति के रूप में मैं यह मानता हूं कि बहुत बड़ा निर्णय है, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा और उनके अनुभवों का बहुत देश को लाभ मिलेगा। जिस तरीके से 18 तारीख को वोट डाले जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव के लिए, आप लोग ट्रेनिंग भी हुई, आज भी दूसरा दिन है उसका, तमाम सारे देखिए बीजेपी और एनडीए के लोग तो वोट डाल ही रहे हैं, लेकिन शिवपाल यादव भी आ रहे हैं, राजा भैया भी आ रहे हैं, अब तो ओम प्रकाश राजभर भी आ गए हैं, क्या और भी लोग आएंगे लग रहा है आपको? हम तो सभी से अपील करते हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सबसे निवेदन किया है कि अगर एक गरीब की बेटी, एक आदिवासी की बेटी देश की राष्ट्रपति बनने जा रही हैं तो अंतरात्मा की आवाज़ से उनको अपना समर्थन दे करके, अपना वोट दे करके उनको उत्तर प्रदेश से भी भारी अंतर से विजयी बना करके भेजे।
और देश में तो जिस प्रकार से लगातार आप सब दिखा भी रहे हो और हम लोग जान भी रहे हैं कि तमाम जो हमारे वैचारिक दृष्टि से हमारे विरोधी हैं या बहुत सारे ऐसे दल हैं जो हमारे एनडीए का हिस्सा नहीं हैं, उन लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। उनका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और उत्तर प्रदेश से मुझे लगता है कि हमारी जो राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हैं आदरणीय द्रौपदी बहन जी, वो बहुत अच्छे मतों से विजयी होकर के जाएंगे। 100 दिन की सरकार हो गई है और तमाम उपलब्धियां आप लोग गिना रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार ट्वीट के जरिए सरकार पर हमला बोल रहे हैं। चाहे कल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन हुआ तब भी उन्होंने निशाना साधा है। नहीं, देखिए, वो मैं जानता हूँ फ्रस्ट्रेशन में हैं और उनको लगता है कि धरती का एकमात्र ऐसा मैं मुख्यमंत्री था तो मैंने एक एक्सप्रेस वे बनाया था तो दूसरा कोई बना नहीं सकता है। लेकिन एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बाढ़ आ गई, मतलब एक जब देखो कोई ना कोई एक्सप्रेस वे का शिलान्यास हो रहा है, एक लोकार्पण हो रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर एक मजबूत नेटवर्क खड़ा हो रहा है जो केवल वाहनों के आवागमन का मार्ग ही प्रशस्त नहीं करेगा तीव्र गति से, बल्कि उन क्षेत्रों के लोगों के जीवन में एक नया परिवर्तन, रोजगार के नए अवसर, विकास के नए अवसर के रास्ते भी खोलने का काम है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।